This video is presented by EA Creator Network, and I would like to thank EA for sending me a review copy. With that aside, please enjoy the show. बैटलफील्ड 1942 2002 में रिलीज हुई थी। लगभग 20 साल पहले गेम्स में एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी और गेम्स में एक क्रांतिकारी बदलाव आया जिसे हम फर्स्ट पर्सन शूटर या FPS के नाम से जानते हैं। जहां डूम जैसे गेम्स ने 1993 में सिंगल प्लेयर अरीना बेस्ड कॉम्बैट को एपिसोड्स और लेवल्स में प्रस्तुत करने में ध्यान दिया, बैटलफील्ड 1942 ने कंट्रोल पॉइंट्स को कैप्चर और कंट्रोल करने पे फोकस किया, जहां टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन को इनकरेज किया गया था। इस गेम को ऑलमोस्ट यूनिवर्सली क्रिटिकली अक्लेम मिली थी। पिछले 19 सालों से EA डाइस ने 10 से ज्यादा मेन टाइटल्स को बैटलफील्ड 1942 के बाद रिलीज की। पिछली एंट्री बैटलफील्ड 5 ने 2018 में गेम क्रिटिक्स अवार्ड्स में बेस्ट ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी जीता था। वैसे जब ये रिवील किया गया कि बैटलफील्ड 2042 सिर्फ एक मल्टीप्लेयर फोकस गेम होगा, भले ही मैं थोड़ा निराश था क्योंकि मुझे बैड कंपनी 1 and 2, बैटलफील्ड 1 and 3 के कैंपेन से प्यार था। I expected that since EA DICE knew their way around online multiplayer, बैटलफील्ड 2042 जरा यूनिक होगा। Well, now that the dust has settled, दोस्तों मैं आपको बैटलफील्ड 2042 से परिचित कराता हूँ। मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमांसर बैटलफील्ड 2042 की दुनिया में आपका स्वागत करता है, जहां आप 127 अन्य प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल सकते हैं या बैड कंपनी 2 के क्लासिकल मैप्स को दोबारा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अंत में व्हाट रियली मैटर्स इज टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में मैं सभी गेम मोड्स, मैप, स्पेशलिस्ट, वेपन्स, व्हीकल्स और बैटलफील्ड 2042 के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है को डिस्कस करूंगा। वैसे मेरी कंटेंट फ्री है और हमेशा ही रहेगी, लेकिन वीडियो पर एक लाइक जैसे आपकी मामूली सी एक्शन मुझे मोटिवेट करती रहती है। विद दैट असाइड, आइए बैटलफील्ड 2042 का हिस्सा बने और गेम में पेश की गई गेम मोड्स को समझते हैं। ये आपका टिपिकल बैटलफील्ड वॉरफेयर मोड है, अ मोड वेयर यू कैन गो ऑल आउट, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड, एयरबॉर्न या व्हीकल ड्रिवन कॉम्बैट हो, जिसमें डायनामिक वेदर के साथ फ्रेंचाइज के सबसे बड़े मैप्स फीचर्ड हैं। इस मोड में ट्रू टू द बैटलफील्ड फ्रेंचाइज सैंडस्टॉर्म्स, टोर्नेडोज और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस को शामिल करने की कोशिश की गई है। यहाँ आपको 2 मोड्स मिलेंगे, पहला कॉन्क्वेस्ट और दूसरा ब्रेक थ्रू। कॉन्क्वेस्ट मोड में 2 टीम्स हैं जो सेक्टर्स को गेन करने और उनको होल्ड करने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक अ टीम लूजेस ऑल देयर लाइव्स एंड वो रीइंफोर्समेंट्स को कॉल नहीं कर सकते और विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सेक्टर्स को हासिल करने के लिए आपको उन सेक्टर्स के अंदर बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करना पड़ेगा। इन ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने के लिए आपको पहले सेक्टर से सारे एनिमीज को क्लियर करना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होगा। इससे सेक्टर आपकी होगी। अगर आप ऑपोजिंग टीम के मुकाबले उनसे ज्यादा सेक्टर्स होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑपोजिंग टीम अपनी रीइंफोर्समेंट्स को लूज कर रही है। ब्रेक थ्रू मोड क्लासिक बैटलफील्ड अटैक और डिफेंड मोड है। जीतने के लिए आपको यहाँ भी सेक्टर्स होल्ड करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करना पड़ेगा। आप जब अटैक कर रहे हैं तो आपकी टीम को अटैक और एक सेक्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ पूरा करना पड़ेगा। ऐसा करने पर आप सेक्टर्स को सिक्योर कर सकते हैं। एक सेक्टर पर जीत हासिल करने से डिफेंडर्स दोबारा वहां स्पॉन नहीं कर पाएंगे एंड एज अ रिजल्ट
बट दे विल हैव टू फॉल बैक। इस मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए आपको बाकी बचे सेक्टर्स की ओर बढ़ना होगा और उन्हें भी कैप्चर और सिक्योर करने की कोशिश करना होगा। ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि अटैक के दौरान आपके रीइंफोर्समेंट्स लिमिटेड हैं, इसलिए अगर आप अपने सभी रीइंफोर्समेंट्स को खो देते हैं तो आप फिर से उस सेक्टर में रीस्पॉन नहीं करेंगे एंड यू विल नीड टू फॉल बैक। डिफेंड करते वक्त आपको अपने सेक्टर की रक्षा और उसे होल्ड करने की जरूरत है। यहाँ आपको डिफेंड करते वक्त इन्फिनाइट रीइंफोर्समेंट्स भी मिलेंगे। ये टीम वर्क क्रिटिकल है क्योंकि आप पे चारों तरफ से अटैक होगी। आपको सीधे सीधे मुकाबले में जाने से पहले स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। हैजर्ड जोन गेम की दूसरी गेम मोड है। ये थोड़ा अलग है। यहाँ आपको मिशन अपोजिंग टीम के रीइंफोर्समेंट्स को मारना नहीं है, बल्कि एक्चुअली में सैटेलाइट पॉड्स में लोकेटेड डेटा ड्राइव्स को सिक्योर करना है। डेटा ड्राइव्स को इकट्ठा करने के बाद आपको उन्हें इंस्ट्रक्शन पॉइंट ले जाना होगा। आप जितनी डेटा ड्राइव्स को रिट्रीव करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा करेंसी मिलेगी। आप इस डार्क मार्केट क्रेडिट से बेहतर लोड आउट और टैक्टिकल अपग्रेड्स को एक्सेस कर सकते हैं अगले राउंड के लिए। हैजर्ड जोन एक टाइम बेस्ड ऑब्जेक्टिव मोड है जहां आपको एक्सट्रैक्शन विंडो की टाइम एलोकेशन पर नजर रखने की जरूरत है। जब फाइनल एक्सट्रैक्शन के लिए आपको बुलाया जाए आपको वहां मौजूद होना पड़ेगा। गेम की तीसरी मोड है बैटलफील्ड पोर्टल। ये मोड पहले बताए गए प्रीवियस मोड से जरा अलग है। यहाँ आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बना सकते हैं और अपने रूल्स और रेगुलेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ मैप्स, वेपन्स, उनके अटैचमेंट्स, फैक्शंस, विजिबिलिटी सेटिंग्स जैसे हर डिस्प्ले, आपका कैरेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और व्हीकल्स जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं तक भी मौजूद है कस्टमाइज के लिए। जीतने की नियमों और कंडीशंस को सिर्फ एक लॉजिक एडिटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ एक प्लेयर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकता है और बैटलफील्ड कम्युनिटी के साथ उस अनुभव को शेयर कर सकता है। साथ ही ये टूल किट फ्रीली एक्सेसिबल है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वेब बेस्ड है और इसलिए आपको अपने फोन पर भी इस गेम मोड को कस्टमाइज करने की आजादी दी गई है। मोड का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि आप बैटलफील्ड बैड कंपनी 2, बैटलफील्ड 3 और यहाँ तक कि पहले बैटलफील्ड 1942 से मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रॉम द गेट गो यहाँ आपको 7 मैप्स मिलेंगे। यहाँ आपको आर क्लास मिलेगी। ये एक रेगिस्तान के अंदर एक खोए हुए शहर की तरह है। चूंकि ये एक रेगिस्तान है इसलिए आप रेतीले तूफान और धूल से भरे एनवायरनमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा टॉल नियन लिट स्काई स्क्रेपर्स एड अ बिट ऑफ कैरेक्टर टू दिस मैप। दूसरी मैप डिस्कार्डेड है जो भारत की कोस्टल एरिया पे बेस्ड है। आप समुद्र तट पर बड़े बड़े जहाजों को इरोड होते हुए देखेंगे एंड फाइट योर वे टू ग्लोरी व्हेन द स्टॉर्म्स लूम लार्ज। मैनिफेस्ट सिंगापुर में बेस्ड थे और शिपमेंट कार्गो कंटेनर से भरा है। ये कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड किए गए हैं और एक मेज या भूलभुलैया के जैसे लगते हैं। कलाइडोस्कोप साउथ कोरिया में सेट है और यहाँ आपको सो कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपोलिस मिलेगा। स्काई स्क्रेपर्स के बीच इजी नेविगेशन के लिए जिप लाइन सेट किए गए हैं। ऑर्बिटल फ्रेंच गुआना पे आधारित है। एक रॉकेट लॉन्च साइट के आसपास सेंटर है और आप एक काफी बड़े मॉन्यूमेंट के आसपास कॉम्बैट करेंगे। ब्रेक पॉइंट अंटार्कटिका में आपका रेगुलर स्नोई लोकेशन है। नक्शा फ्यूल टैंक से भरा है। आखिरी मैप रिन्यूअल है जो इजिप्ट में सेट है। पूरे नक्शे में एक विशाल दीवार है जिसे एग्रीकल्चर एरियाज को अप्रोचिंग डेजर्ट के एरिया से अलग रखने के लिए बनाया गया है। तो ये थे बैटलफील्ड 2042 के नए मैप्स। साथ ही जैसे कि पहले मेंशन किया गया है आपको पिछले बैटलफील्ड गेम से 6 क्लासिकल मैप्स भी मिलते हैं। खैर अब जब हम गेम मोड और मैप्स के बारे में जान गए हैं तो आइए स्पेशलिस्ट के बारे में जानते हैं। तो बैटलफील्ड 2042 में स्पेशलिस्ट ने क्लास सिस्टम को रिप्लेस किया है। चुनने के लिए 10 स्पेशलिस्ट है और हर एक के पास एक अनोखी स्पेशलिटी और ट्रेड्स है और लोड आउट्स इनके कस्टमाइजेबल भी है। अब मैं स्पेशलिस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा पर एक ओवरव्यू जरूर दूंगा। पहला स्पेशलिस्ट सैंटियागो बैलिस्टिक शील्ड के साथ इक्विप्ड है और ब्लास्ट रेजिस्टेंट है, इसलिए वो ज्यादा एक्सप्लोसिव डैमेज उठा सकता है। दूसरी स्पेशलिस्ट किम्बल है। एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स को सेंटिनल के साथ टेक डाउन कर सकता है और उसके
उसके पास एक डिप्लॉयबल कवर भी है और कुछ एक्स्ट्रा कवच या आर्मर। वेबस्टर के पास एक ग्रैपलिंग हुक है और उसकी एमिंग डाउन साइड्स काफी तेज है, इसलिए अगर आप स्पीड को प्रेफर करते हैं सो ही माइट बी योर चॉइस। मरिया एक मेडिक जैसी है और फ्रेंडलीज पे सिरिंजेस फायर कर सकती है। ये सिरिंजेस एनिमीज को डैमेज करते हैं पर वो डाउन एलाइज को फुल हेल्थ तक रिवाइव कर सकती है। बोरिस इंजीनियर क्लास जैसा है, वो सेंट्री गन सेट कर सकता है जो दुश्मनों को ऑटोमेटिकली स्पॉट और टारगेट कर सकता है। कैस्पर इज मोर ऑफ अ स्नाइपर क्लास, एक लोनर। उसके पास रिकॉन ड्रोन है जो मूविंग दुश्मनों को स्पॉट कर सकता है। साथ ही EMP ब्लास्ट भी है और लॉक ऑन वेपन्स के लिए टारगेट सेट कर सकता है और वो एनिमीज की अप्रोचिंग फुट स्टेप्स से अलर्ट भी हो जाता है। नवीन राव भारत से है और टेक्निकली एक मास्टरमाइंड है। उसके पास साइबर वॉरफेयर सूट है जिससे वो दुश्मनों की व्हीकल्स को डिसोरिएंट कर सकता है। वो एनिमी सिस्टम को हैक भी कर सकता है। एमा के पास एक विंग सूट है जिसके इस्तेमाल से आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स कर सकते हैं। उसके पास स्मार्ट एक्सप्लोसिव्स भी है जिसमें एंटी आर्मर, EMP और स्कैटर ग्रेनेड्स है। एंजल एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है और एलाइज को फुल हेल्थ के साथ रिवाइव कर सकता है। वो टीममेट्स को आर्मर और एमो भी सप्लाई करता है। जीसो पेक एक रिकॉन एक्सपर्ट है और दीवारों के पार भी डैमेज डील करने वाले एनिमीज को स्पॉट कर सकता है। तो ये सभी बैटलफील्ड के स्पेशलिस्ट थे। अगला सेगमेंट आर्सेनल है जहां मैं कुछ हद तक वेपन्स, व्हीकल्स और गियर्स डिस्कस करूंगा। बैटलफील्ड 2042 में वेपन्स के मामले में 22 वेपन्स अवेलेबल हैं। हालांकि ज्यादातर वेपन्स लॉक्ड हैं और आपको एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के लिए XP गेन करके उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा। मैं PC गेम्स के एक लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा ताकि आप सभी अवेलेबल वेपन्स का अंदाजा लगा सके। गेम में चुनने के लिए 40 से ज्यादा व्हीकल्स है एंड यू कैन कॉल इन व्हीकल्स बाय प्रेसिंग बोथ द लेफ्ट एंड राइट बम्पर ऑन अ कंट्रोलर। फिर से वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गेम में अवेलेबल व्हीकल्स के लिए एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। अब इससे पहले कि मैं गेम के उन पहलुओं के बारे में बात करूं जिसमें सुधार की जरूरत है, आपने गौर किया होगा कि ग्राफिक्स और साउंड डिजाइन की सेगमेंट्स मिसिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इन सभी को यहाँ कवर करूंगा। अब बैटलफील्ड 2042 EA डाइस की एक बड़ी एम्बिशियस गेम है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कुछ फ्लॉज हैं। गेम चाहता है कि वो एक ट्रू बैटलफील्ड एक्सपीरियंस जहाँ लार्ज मैप्स, कियोस ऑल अराउंड, डायनेमिक वेदर, एक्सप्लोसिव और डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट्स आपको प्रोवाइड करे। ये ऑन द पेपर तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, केयरफुल प्लानिंग और एक अडेप्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत है। खैर, बहुत सी बातें हैं जिन पर मुझे चर्चा करने की जरूरत है। सो हियर वी गो। पहली चीज जो मैंने नोटिस किया वो थी स्क्रीन पर HUD। ये स्क्रीन पर बहुत ज्यादा जगह लेती है। मैं डेफिनेटली इसे स्केल डाउन करना पसंद करूंगा ताकि मैं देख सकूं कि एक्चुअली में मेरे आसपास क्या हो रहा है। दूसरा, स्कोरबोर्ड हटाने की डिसीजन है। हाँ, ये एक लेगेसी फीचर हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलते समय इस्तेमाल करते हैं। मेरे और मेरे ओपोनेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसे वापस लाने की जरूरत है। तीसरा, XP सिस्टम और लेवलिंग अप मैकेनिक्स है। ये काफी स्लो है। द ग्राइंड टू गेट मोर XP इज अस्टॉनिशिंगली स्लगिश। आप बेसिकली XP पाते हैं जब आप किल्स हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ एक मुद्दा है। गेम जरा बग रिडन है और हिट्स कभी कभी रजिस्टर नहीं होते। यहाँ तक कि जब वो होते हैं, हिट मार्कर्स ये शोकेस नहीं करते हैं कि डैमेज कितनी हुई है। वेपन की एक्यूरेसी को डेफिनेटली इंप्रूव करने की जरूरत है। जब आप वेपन्स को फायर करते हैं तो शॉट्स आर नेवर टू प्रेडिक्टेबल। इसे वेपन ब्लूम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। बैटलफील्ड 2042 में ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल स्प्रेड और वेपन ब्लूम के कारण वेपन्स डू नॉट फील ग्रेट। ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर ओनली गेम में उम्मीद करनी चाहिए। मैंने गेम में काफी घंटे इन्वेस्ट किया और भले ही मुझे बहुत सारे किल्स मिले, वेपन्स की मॉड्स तभी अनलॉक होते हैं जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ किल्स प्राप्त करते हैं। The XP system needs to complement the gunplay, but unfortunately the latter has some issues. Gunplay की बात करें तो साइड आर्म पर स्विच करना भी थोड़ा स्लो लगता है। In the heat of the battle ये definitely noticeable है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी थोड़ा स्लगिश है। गेम को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है ताकि मीडियम सेटिंग्स पर गेम खेलने से FPS ड्रॉप में स्पाइक ना हो, और FPS ड्रॉप का मुद्दा कभी कभी ओकेजनल हो जाता है। बैटलफील्ड 2042 सर्वर्स को फिक्स करने की जरूरत है, चूंकि वो पहले मेंशन
की गए हिट रजिस्ट्रेशन इश्यूज को लैगी सर्वर्स के साथ जुड़ा जा सकता है। अब ये एक प्रिटी न्यू गेम है और एक मल्टीप्लेयर ओनली गेम होने के नाते आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू बी स्पेंट इन द लॉबी वेटिंग फॉर प्लेयर्स टू जॉइन। याद है मैंने कहा था कि मैंने कई घंटे गेम में इन्वेस्ट किया है, उनमें से 2 घंटे बैटलफील्ड हैजर्ड जोन के लिए एक मैच खोजने की कोशिश में बीत गए। एक समय था जब मैं 35 मिनट से ज्यादा समय तक इंतजार किया सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि गेम ने मुझे टाइटल स्क्रीन पर दोबारा किकबैक कर दिया। इसके अलावा मैंने काफी हार्ड क्रैशेस एक्सपीरियंस किया। ये मैचेस के दौरान होता है और डेवलपर्स को बग रिपोर्ट भेजने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं मिला मुझे। मेरा मतलब है इसका इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया जा सकता था कि ये बग एक्चुअली में कहाँ होते हैं। अगर हम व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने एक टैंक में स्पॉन इन करके या कॉल इन करके मैप्स के चारों ओर आसानी से पॉइंट्स को कैप्चर किया। अगर आप और आपके टीममेट्स 2 या 4 टैंक्स को स्पॉन कर सकते हैं तो आप आसानी से हर बार मैच जीत सकते हैं, खासकर अगर आप रियल टाइम अपने व्हीकल्स की मरम्मत कर सकते हैं और अपने स्पेशलिस्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके इनकमिंग मिसाइल्स को डिसेबल कर सकते हैं। दिस नीड्स टू बी बैलेंस्ड। स्पीकिंग ऑफ व्हीकल्स, होवरक्राफ्ट ऑन सेट पर सिंपल लग सकता पर ये एक मिनी बॉस जैसा है। ये फास्ट है, स्लीक है और निम्बल है। आप आसानी से ड्राइवर को शूट नहीं कर पाएंगे और ये इजी गेट अवे के लिए इसमें स्मोक मैकेनिक्स भी है और एक हाई पावर्ड ग्रेनेड लॉन्चर है जो आपको आसानी से मिटा सकता है और अगर आप इसके रास्ते में आते हैं यू विल बी इंस्टेंटली हिट एंड किल्ड। और कुछ मिसाइल लॉन्चर्स होवरक्राफ्ट को ज्यादा डैमेज भी नहीं पहुंचाते। मैप्स के बारे में बात करते हैं तो वो एक प्योर बैटलफील्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करते हैं। हालांकि आपको अपनी स्पॉन लोकेशन से लेकर कैप्चर पॉइंट तक जितनी ओपन ग्राउंड को कवर करने की जरूरत है वो एक्चुअली काफी बड़ी है और अगर आपको पैदल दूरी तय करने के लिए मजबूर किया जाता है देन आपके लिए गेम काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। मैप्स में डिजाइन इशू भी मैंने गौर किया। फॉर एग्जांपल कलाइडोस्कोप अजीब है। कैप्चर पॉइंट एक स्काई स्क्रैपर के टॉप पे सेट किया गया है। एक एलिवेटर है जो ऊपर जाती है और टॉप लेवल तक पहुंचने की अटेम्प्ट करते हुए आपको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया जाएगा एंड यू विल बी वेलकम विद अ बराज ऑफ बुलेट्स ऑन योर फेस। ये अनएक्सपेक्टेड है एंड डेफिनेटली गेम ब्रेकिंग है। गेम में कस्टमाइजेशंस बहुत लीनियर है। इनफैक्ट हमारे पास बैटल 5 की तुलना में कम कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है। मैप्स पिछले एंट्रीज की तुलना में कम है। गेम में लॉबी इश्यूज हैं, ट्रैकिंग प्रोग्रेस डिफिकल्ट है, किल कैम मिसिंग है, आप अन्य प्लेयर्स को स्पेक्टेट नहीं कर सकते, आप स्विमिंग करते हुए डाइव नहीं कर सकते, स्प्रिंट करते हुए क्राउच नहीं कर सकते हैं। गेम में कोई थर्मल स्कोप्स नहीं है, टेक डाउन्स के वक्त एनिमेशंस मिसिंग है, दौड़ते हुए वेपन्स हुए ऑकवर्ड लगता है। गेम में कोई वॉइस चैट ऑप्शन नहीं है, ये मेरे समझ के जरा बाहर है। गेम के डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट भी वाटर डाउन वर्जन है। गेम में काफी बग्स हैं जैसे जेट्स बाउंसिंग ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, टैंक्स जो गायब हो जाते हैं एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। गेम से क्लास सिस्टम हटाने के बाद बैटलफील्ड गेम अपनी आइडेंटिटी जरा खो चुकी है। स्पेशलिस्ट बैटलफील्ड में सेट नहीं होते, वो ओवरवॉच के कैरेक्टर्स जैसे लगते हैं। I really wanted to enjoy a proper Battlefield game. Unfortunately, at this moment, I wasn't able to. Game clearly ready नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक लाइव सर्विस गेम होने वाला है, लेकिन एक लाइव सर्विस गेम का मतलब ये नहीं है कि हम क्लासिक फीचर्स को भुला दें और उम्मीद करें कि पैचेस इसे फिक्स कर देंगे as we keep playing the game for a long time. मुझे Battlefield franchise से प्यार है और मैं अपने PS2 दिनों से उन्हें खेल रहा हूँ। I would like to wish the developers all the very best since they have a lot of work ahead of them and the game is clearly rushed. इसलिए इस वक्त मैं आपको इस गेम को रेकमेंड नहीं कर सकता, पर मैं आने वाले सभी पैचेस पर नजर रखूंगा और अगर गेम बेहतर होता है तो शायद मैं आपको ये गेम रेकमेंड कर पाऊँ। गेमिंग न्यूज, प्रीव्यूज, रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें। शुक्रिया।